अच्छा एक बात बता यार, एग्ज़ाम के कितने दिन बचे हैं और अभी क्या चल रहा है? ओके, 10 दिन, 8 और 9 दिन है सिर्फ फरवरी के। फेब जो है वो 8-9 दिन में ख़त्म हो जाएगा फरवरी। फिर है मार्च। पता है भाई मेरे, मार्च अगर तुमने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए ना, अगर मार्च का समय आपने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किए तो अप्रैल में जाके सिर्फ पछतावा होगा। ठीक है, अप्रैल में जाके पछतावा होगा और मई में जाके आपके आंखों से आंसू टपकने वाले हैं। मई में जाके आंखों से आंसू टपकने वाले हैं और जून में एग्जामिनेशन आप देने जाओगे। पता है किस होप के साथ? मैंने जो पढ़ाई किया है सिर्फ उसी में से आ जाए, बस भगवान ये बचा लेना तुम, सिर्फ ये आप आशा लेके जाने वाले हो। और एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही तुम बैठोगे आपके सारे आशा जो है वो टूट के चूर चूर हो जाने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के दिन जो होने वाला है वो बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन होता है। एग्ज़ाम के दिन आपको अगर आंसर नहीं आए, पता है क्या क्या याद आएगा दिमाग में? आपको याद आएगा कि यार ये जो 6 महीना था मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया, 6 महीना मैंने पार्टी किया था, 6 महीना मैंने टाइम पास किया था, 6 महीना मैंने सिर्फ मीम्स देखा है सर, मीम्स। अगर कुछ ऐसा है ना, आपके आंखों से जो आंसू टपकेंगे ना, वो पेपर जो है पूरा भीग जाएगा। दर्दनाक सिचुएशन होगा, दर्दनाक सिचुएशन। ठीक है, सब बच्चे घायल हो जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में अगर आपने मार्च का महीना अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया है तो। ये याद रखना, फेब ख़त्म, मार्च स्टार्ट होने वाला है। अपना दिमाग जो है, अपना तन जो है, अपना मन जो है पूरा 100% जो है एक जगह पे कंसंट्रेट करके लेकर आओ। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है, जितने भी आपके अंदर क्षमता है, वो सब कुछ लगा दो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर। अब सब कुछ छोड़ दो। अगर आपको गिटार बजाने का बहुत शौक है, छोड़ दो। अगर आपको गेम खेलने का बहुत शौक है, छोड़ दो। अगर आपको कुकिंग करने का बहुत शौक है, छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ ये कुछ महीने हैं। ठीक है, ये 3 महीना अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर लिया और यूटिलाइज कर लेना भाई, जून के एग्ज़ाम के बाद आपके आंखों से आंसू फिर भी गिरेंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, समझे? और ये ना बहुत, मतलब आपको लग रहा होगा बहुत हल्का सा चीज़ है, हल्का सा चीज़ नहीं है भाई। बहुत सैक्रिफाइसेस है इसमें, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस है इसमें। छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस करके नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस है। और ये कोर्स मांगता भी क्या है? सिर्फ एक ही तो चीज़ मांगता है, वो है कंसिस्टेंसी। इफ़ यू कैन गिव योर कंसिस्टेंसी टू दिस कोर्स, देन दिस कोर्स विल गिव यू अ लाइफ यू हैव नेवर इमेजिन्ड। ओके, दिस इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस कोर्स एंड यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम वाइजली। You have to be a wolf. You have to be a wise wolf. You understand? You have to utilize each and every moment very, very wisely. So this is an advice from my side to all of you. आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एक अच्छा सा टाइम टेबल बना पाए और टाइम को यूटिलाइज कर पाए। स्क्रीन के ऊपर देखो, टाइम टेबल फॉर जून 21। हमको ये टाइम यूटिलाइज करना है अच्छे से। ठीक है, अब टाइम तो लिख लिए। ये स्ट्रैटेजी होगा सिंगल मॉड्यूल के लिए, सिंगल मॉड्यूल। बोथ मॉड्यूल के लिए भी स्ट्रैटेजी मैं लाऊंगा, लेकिन सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे अच्छे से सुन ले। ठीक है, अच्छे से सुन ले इस बार और ध्यान से सुने। अपना फेब जो है वो ख़त्म है ऑलमोस्ट, सिर्फ 8 से लेकर 9 दिन बचे हैं फेब के। फिर है अपना मार्च, फिर है अप्रैल, फिर है मई, जून में है एग्ज़ाम। ठीक है, जून में क्या है बताओ? जून में है अपना एग्ज़ाम। जून तो डेडलाइन है, जून तो एग्ज़ाम है, और वो भी 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है एग्जामिनेशन। सरप्राइज सरप्राइज, 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका एग्जामिनेशन जून में। ओके, अपने पास है ये वाला मोहलत। कौन सा मोहलत है अपने पास? अपने पास सिर्फ है मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना। अच्छे से सुनना और इस स्ट्रेटजी को इस प्रकार से अपनाना है कि मतलब जो कुछ भी दांव में लग जाए, अगर आपने अपने बदन से एक बूंद खून का जो है वो भी अगर देना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, तो कर लो इस बार। सिर्फ 3 महीने का बात है। कोई भी बाबू सोना है, ब्रेकअप कर लो 3 महीने के लिए। ठीक है, ब्रेकअप कर लो, सच्ची में बता रहा हूँ मैं, बहुत काम आएगा। ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई। देखो भैया,
सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे देखो अच्छे से, आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट है। एक है कंपनी लॉ, दूसरा है टैक्स, फिर है JIGL, चौथा है अपना SBE और C। ठीक है, SBC, ये 4 सब्जेक्ट्स है जो अपने को ध्यान में रख के करना होगा बेटा, बहुत अच्छी तरीके से करना होगा इन 4 सब्जेक्ट्स को। अब इन 4 सब्जेक्ट्स को निपटाने का तरीका सुनो। ठीक है, निपटाने का तरीका सुनो। मार्च जो है ना, मार्च, ये देखो टैक्स का जो सब्जेक्ट है ना, इसमें जो है आप टैक्स जो है मार्च का महीना भी करने वाले हो, अप्रैल का महीना भी करने वाले हो टैक्स। ठीक है, ये तो मैं पकड़ रहा हूँ, ये तो डेली जैसे आप पानी नहीं पीते उस प्रकार से पीना होगा। ठीक है, उस प्रकार से पीना होगा। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा, देखो 2 प्रकार के स्टूडेंट होते। एक प्रकार के स्टूडेंट होते जो कि नॉलेज जो है ना वो गेन करते रहते हैं, सिर्फ मेरे को बुद्धि चाहिए। और दूसरा प्रकार का स्टूडेंट होता है जो बोलता है कि सर मेरे को नॉलेज चाहिए, लेकिन सर मेरे को ये भी बताओ कि एग्जामिनेशन में कैसे क्रैक करना है। ठीक है, एग्जाम में क्रैक करना, एग्जाम में हाईएस्ट मार्क लाना और क्लास में सबसे होनहार स्टूडेंट होना 2 अलग बात है, 2 अलग बात है। मैक्सिमम पता है क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में जो स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्लास में बहुत ब्रिलियंट बच्चा होता है ना, वो एग्जामिनेशन में रैंक नहीं ला पाता। ठीक है, और जो बच्चा चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व करता रहता है ना, वो रैंक लेकर आता है। और ये नेसेसरी नहीं है कि जो जिस बंदे ने रैंक लाया है ना, जिस बंदे ने रैंक लाया है उसको सब कुछ पता है, ही इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट गाय इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है एकदम। बट एक चीज़ याद रख लेना, वो जो रैंक लाया वाला बंदा है ना, बहुत स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट है। ठीक है, ही नोज हाउ टू मेक अ स्ट्रेटेजी, हाउ टू ब्रिंग आउट द मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम अ क्वेश्चन पेपर। उसको पता है वो स्ट्रेटेजी पता है उसको। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी बनाता है, वो स्ट्रेटेजी अपनाता है कि मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करना होता है। ठीक है, वो होता है एक स्मार्ट बंदा। और जो रैंकर्स होते हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं, हालांकि वो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट ना हो लेकिन बहुत स्मार्ट होते हैं। तो अपने को क्या अपना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाना है अपने को। ठीक है, सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं सब बच्चे स्मार्ट बन जाएंगे आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना, टैक्स में जो है ना 2 डिवाइडेड है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये ऑब्वियसली टीचर्स लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के 1 महीना पहले बताते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है 1 महीना पहले बताने से? बताओ मेरे को, फ़ायदा क्या है 1 महीना पहले बताने से? कोई फ़ायदा होगा? कुछ कर पाओगे आप? नहीं ना। तो 3 महीना पहले मैं बता रहा हूँ आपको, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और टीचर बताते क्यों नहीं है, इसका भी रीज़न है। बेचारे टीचर तो क्या करेंगे यार, अगर टीचर आपको बताने लग जाए तो आप लोग शॉर्टकट ढूंढने लग जाओगे ना। मेरे को शॉर्टकट चाहिए, कैसे मेरे को एग्जाम में पास करना है। शॉर्टकट इज़ नेवर अ वे टू पास। ठीक है, शॉर्टकट इज़ नेवर अ वे टू पास द एग्जामिनेशन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। मैं जो भी बता रहा हूँ ये तो आपको ध्यान में रख के चलना ही है, लेकिन ओवरऑल सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है अपना GST। और GST भाई मानो मेरा बात, जो डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस है ना, अगर डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस है 100%, जी देखो डायरेक्ट टैक्स में भी 50 मार्क है, न्यू सिलेबस का बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट टैक्स में भी 50 मार्क है और GST में भी 50 मार्क है। ओके, डायरेक्ट टैक्स में जो 100% सिलेबस है ना, इसका सिर्फ 40% सिलेबस ही है GST में। मतलब अगर कंपेयर करें तो डायरेक्ट टैक्स का 100% सिलेबस से सिर्फ 40% सिलेबस है GST में। ठीक है, और इसमें 50 मार्क है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाओ, GST इस प्रकार से करो GST कि भैया कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर दे, आप सक जाओ GST, आपको कोई दिक्कत ना आए। प्रोविजंस इस प्रकार से आप समझो। और भाई मेरे थियोरेटिकल जो है ना वो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ये हमारे जो है ना इनकम टैक्स वगैरह टैक्स जो है ना, वो अपना CS के लिए ना भाई प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में थ्योरी का जो जोर है ना, थ्योरी का जो वेटेज है ना, वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझना। और प्रैक्टिकल भी जो पूछे जाते हैं वो बहुत छोटे मोटे प्रैक्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़े प्रैक्टिकल्स नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा पूरा कंसेप्ट को समझ लेना है। GST में बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। GST इस प्रकार से करो कि GST से कोई भी क्वेश्चन कर ले तो आप सक जाओगे। अगर बाई चांस 50 में से आपको 40 मार्क भी मिल गया GST से और डायरेक्ट टैक्स से आपको 20 मार्क मिल गया, आपका टोटल कितना हो रहा है पता है? 60। इट इज़ वेरी हाई मार्क्स। 60 मार्क जो है ना बहुत अच्छा मार्क है फॉर एन एवरेज स्टूडेंट कह रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया मार्क है 60 मार्क। ठीक है, इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 90-95 का टारगेट रखो,
लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे फिर भी आपको मिनिमम टू मिनिमम 60 तो मिलना ही है, इससे कम तो मिल ही नहीं पाएगा आपको अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो। ठीक है, ये समझे बहुत अच्छे तरीके से। टैक्स का समझा दे रहा हूँ मैं। अब टैक्स हो चुका है बेटा, टैक्स का ज्ञान हो चुका है, ये तो आपको डेली करना ही होगा। मार्च और अप्रैल में मिनिमम 2 आवर्स जो है वो रखो, ठीक है। और यार हम लोग ना 8 to 9 आवर्स पढ़ेंगे, 8 to 9 आवर्स कम से कम मिनिमम दिन में देंगे हम लोग, ठीक है। टाइम भी हम लोग डिवाइड करना मैं सिखा दूंगा आपको, टाइम कैसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। टैक्स के साथ साथ आपको कंपनी लॉ जो है वो उसको निपटाना होता है, कंपनी लॉ निपटाना होता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 दिन कंपनी लॉ पढ़ा है, उसके साथ ही साथ नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव 2 दिन आपको JIGL करना होगा, ठीक है। 2 दिन कंपनी लॉ 2 दिन JIGL कीजिए, या फिर 3 दिन कंपनी लॉ और 2 दिन JIGL कीजिए, और उसके साथ टैक्स जो है बेसिक सब्जेक्ट रखिए। दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट करना है, 2 सब्जेक्ट करना है दिन में सिर्फ, ठीक है, कंपनी लॉ और JIGL, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कैसे आपको प्रोसीजर करना होगा। जैसे ही आपका JIGL का लगभग आपका 60 to 65% सिलेबस जो है ना वो ख़त्म हो जाए, 60 to 65% सिलेबस ख़त्म हो जाए, तब आप SBC स्टार्ट कर दो। SBC कहाँ से स्टार्ट करना है? SBC स्टार्ट करना है आपको पार्ट C से। और जो बच्चे बहुत शातिर है ना, उनको पता है कि मैंने ऑलरेडी SBC का पार्ट C अपलोड करके रख दिया है। और पता है आपको SBC में कितना मार्क्स कवरेज है, पार्ट C में कितने चैप्टर है और कितना कवरेज है पता है आपको? बताओ। SBC का जो पार्ट C है उसमें है 3 चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर, और मार्क्स कितना है? 25 मार्क्स। कितना है? 25 मार्क्स है। 3 चैप्टर में 25 मार्क। इसको कहते हैं लॉटरी लगना। इसको क्या कहते हैं? लॉटरी लगना। तो इसको यूटिलाइज करो भाई, थोड़ा दिमाग चालू करो, थोड़ा दिमाग यूटिलाइज करो। इसको इस प्रकार से करना कि 25 के 25 मार्क जो है वो आपके हाथ में हो, आपकी मुट्ठी में हो, समझे? आपके मुट्ठी में हो ये 25 के 25 मार्क। इसको किसी हालत में नहीं छोड़ना है। 25 के 25 मार्क जो है वो एकदम हाथ में ले लेना। और सिर्फ 15 मार्क चाहिए आपको पास करने में। 40 में तो पास होना बेटा। हाँ जी, कुछ समझ में ना? पास करना बड़ा बात नहीं है। SBC में कोई बच्चा फेल ही नहीं करता, क्योंकि सब बच्चे पास होते हैं। क्यों पास होंगे? मतलब कौन से बच्चे पास होते हैं? नॉर्मली अगर आप देखो तो SBC में हज़ारों बच्चे फेल होते हैं। मतलब हज़ारों मतलब बहुत बच्चे फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको स्ट्रेटेजी पता नहीं होता ना भाई, कहाँ से स्टार्ट करना है उसको पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता ये चीज़। तो स्टार्ट देखो कहाँ से करना है, पार्ट C से, ठीक है। अच्छे से पार्ट C करो, 25 मार्क गेन करो। उसके बाद जाओ आप पार्ट B में, उसके बाद जाओ आप पार्ट A में, मज़ा आएगा। पार्ट A में चैप्टर्स ज़्यादा है लेकिन मार्क्स कम है। अगर छोड़ना भी है, मतलब बहुत एवरेज स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को 1-2 चैप्टर जो है स्किप करना है, तो पार्ट A से करो भाई। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पार्ट A से बहुत अच्छे से कर लिए, पार्ट B बहुत अच्छे से कर लिए, पार्ट C में जाके 3 चैप्टर में से सिर्फ 1 चैप्टर किए, 2 चैप्टर नहीं किए, तो 25 मार्क्स से सिर्फ 2 मार्क मिलने वाला है आपको। समझ में आ रहा? चैप्टर अगर छोड़ना ही है, मतलब मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, बहुत वास्ट सिलेबस है, मेरे से नहीं हो पाएगा, वो पार्ट A से करो भाई। पार्ट B और C से अगर आप चैप्टर छोड़े ना भाई, आपको पाप लगेगा, वो भी मेरे साइड से प्लस, ठीक है। यमराज से तो पाप लगेगा ही लगेगा, मेरे साइड से प्लस पाप लगेगा आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस प्रकार से चलो, ठीक है। हो गया बात। पार्ट C में कितना है? 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स को जैसे भी गेन करना है SBEC में, ठीक है। तो मैं समझा चुका हूँ आपको। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना अच्छे से करो। अप्रैल एंड तक जो है आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अप्रैल एंड तक मेरे साइड से भी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपके साइड से भी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मई के महीने में पता है मैं क्या करूँगा? मई के महीने में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे बताओ ना? सिर्फ हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है। और मतलब सिर्फ बोलने के लिए टेस्ट नहीं, जो एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से क्वेश्चंस पुट करेंगे, ठीक है, और जो अपने को मतलब इम्प्रूव करने में मदद होगा सारा, ठीक है। अपने टेलीग्राम ग्रुप में तो हम लोग धूम मचा देंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे MCQs पूछने वाले हैं, लगातार MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो जो है बेटा, मई का महीना तो सिर्फ रिवीजन मंथ होता है। इसका क्या होता है? रिवीजन मंथ, बोलो ना, रिवीजन मंथ होता है। मई के महीने में रिवीजन करना है। ये आपको समझ में आ चुका है सिंगल ग्रुप वाले बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे कैसे आपको करना होगा, ठीक है। कैसे कैसे कौन से सब्जेक्ट्स कब कब पकड़ना होगा, समझ चुके? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टाइम सुनो, टाइम का क्या बात है ना, सुनो टाइम का क्या बात है ना। देखो, मैं जो वो ज्ञानी बाबा की तरह मैं कोई भी डायलॉग नहीं मारूंगा,
जो बोलूँगा सच बोलूँगा, ठीक है, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। इस टाइम टेबल को फॉलो करना। दिन में अगर हम लोग 8 घंटा भी पढ़े ना, दैट इज़ ऑल्सो इनफ फॉर क्रैकिंग योर एग्जामिनेशन। 8 घंटा कैसे पढ़ेंगे सर? भाई एक बात बता, अगर तू सुबह 7 बजे उठ रहा है, बहुत लेज़ी बच्चे उठते हैं 7 बजे। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे बोलते कि सर, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरे को सुबह नहीं उठे। बस सर, बहुत सारे सक्सेसफुल आदमी है, औरत है जो सुबह नहीं उठते हैं, 10 बजे उठते हैं वो लोग, ठीक है, 10 बजे उठते हैं वो लोग। भाई उनका नसीब अच्छा है, ठीक है, नसीब नाम का भी कोई चीज़ होता है ना, नसीब अच्छा है, अल्ट्रा टैलेंटेड है वो। लेकिन आपको आपकी जो हैबिट्स है, आप कितने एज के हो अभी? छोटे एज के हो ना, एकदम क्या कहूँ मैं, प्यूबर्टी के एज में हो आप लोग। तो अभी से अपने हैबिट्स को सुधारो ना भाई मेरे, हैबिट्स को सुधारो। हैबिट्स को सुधारने से आपको दिक्कत क्या है? ठीक है, 7 बजे उठो यार, कम से कम मिनिमम 7 बजे तो उठ सकते हो भाई, ठीक है। आप तो इतने छोटे बच्चे हो, अभी से हैबिट सुधार लो, बहुत जो है ना इम्पैक्ट करेगा, गिरेगा आपके फ्यूचर में। सच्ची में बता रहा हूँ, बहुत इम्पैक्ट गिरेगा, ट्रस्ट मी गाइस प्लीज़। अब चलो स्टार्ट करते हैं इधर से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो एडवांटेज क्या है ना, जब पूरा दुनिया सोया रहेगा ना, तब आप लोग काम करोगे। सर वो तो हम लोग रात को भी कर सकते हैं, वो तो हम लोग रात को भी कर सकते हैं, रात को दुनिया सोया रहता है और मैं काम करता रहता हूँ, ठीक है। देखो रात को काम करना जो है वो ख़राब नहीं है, वो भी एक हैबिट की तरह माना जाता है, ठीक है, आपके हैबिट्स है, ठीक है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए ना, मतलब नॉर्मली कंपेयर किया जाए, वो हैबिट आपका बिल्ड हुआ ना, क्योंकि आप रात में बैठे बैठे पढ़ते रहते थे, इसलिए आपका हैबिट बिल्ड हुआ, ठीक है। आप तो ऑटोमेटिकली आपके मॉम के कोख से आप ऐसे नहीं निकले कि मैं नाइट बर्ड हूँ, ठीक है, मेरे को रात को ही पढ़ना है। आपने हैबिट बनाया ऐसा। तो अगर आप चाहो तो आपके हैबिट को ऑल्टर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। अगर मुझसे पूछो कि कौन सा बेटर है, कि रात का पढ़ना बेटर है, सुबह का पढ़ना बेटर है, तो इन कंपैरिजन सुबह का बेटर रहता है। मैंने नहीं बोला कि रात का बेटर नहीं है, रात का भी बहुत अच्छा है, अगर आपका मन लग रहा है तो बहुत अच्छी बढ़िया बात है, लेकिन सुबह का बेटर रहता है। सुबह का एक चीज़ आप नोटिस करना, ठीक है, वो जो अगर जो बच्चे 4 बजे उठते हैं ना, 4 AM, ठीक है, 4 AM, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप 4 AM में उठ जाओगे तो आप दुनिया बदल लोगे, मतलब आप बवाल वाले बच्चे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूटिलाइज़ करना पड़ेगा टाइम को, वो अलग बात है। अगर 4 बजे अब उठे, 4 to 6 अगर आप पढ़ लिए ना, माँ कसम बोल रहा हूँ मैं, 4 to 6 अगर आप पढ़ लिए ना, 4 5 6 2 घंटा अगर आप पढ़ लिए ना, ये 2 घंटा का जो आउटपुट रहता है ना, वो कम से कम 6 घंटे का जो आउटपुट है वो निकल जाता है 4 AM to 6 AM के आउटपुट में, पढ़ाई में। ये एक फैक्ट है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करना, एक बार ट्राई करना। दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है ना उस मोमेंट पे, इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है एकदम पीक पे रहता है, ऑक्सीजन लेवल पीक पे रहता है दिमाग के अंदर, और नींद अच्छा होता है। और सुबह जब उठोगे आप लोग, मतलब क्या कहूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या कहूँ मैं, मतलब ग्रामेटिकल भी मिस्टेक नहीं करोगे अगर आपने 4 AM to 6 AM का पढ़ाई जो है टाइम यूटिलाइज़ किया। चलो ये तो जो है ना, ये लेजेंडरी बच्चे होते हैं, ये बच्चे होते हैं लेजेंडरी, जो यहाँ पे उठ के बैठते हैं। सब बच्चे तो लेजेंडरी नहीं है। 7 बजे का मैं बोलता हूँ, ठीक है, ऑन एन एवरेज बच्चे हो, स्टूडेंट हो, 7 बजे उठो कम से कम, ठीक है। उठने के बाद आप देखो, मैं 8 आवर्स का स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ, ठीक है। 7 बजे उठे, जो कुछ भी करना है करो, करने के बाद 8 बजे पढ़ने बैठो, ठीक है। 8 से लेके अगर आप 11 तक पढ़ रहे हो, कितना घंटा हो रहा है बताओ ज़रा? 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, हाँ जी, 1 2 3, 3 घंटे का आउटपुट निकल रहा है। 3 आवर्स पढ़ाई हो रहा है, बताओ ना ज़रा, 3 आवर्स पढ़ाई हो रहा है। हाँ जी, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि दोपहर में भी पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं दोपहर में सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं भी ऐसा ही बच्चा हूँ जो दोपहर में थोड़ा नींद चाहिए होता है मेरे को, ठीक है, आधा घंटा तो मेरे को चाहिए होता है रेस्ट, ठीक है, मतलब सोना, रेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि बैठ बैठ के सिर्फ गेम खेल के, मेरे को सोना चाहिए होता है आधा 30 मिनट का कम से कम, ठीक है। मैं जब छोटा था ना, तब मेरा ट्यूशन था, पता है, मेरा स्कूल ख़त्म होकर मैं आते आते घर में बच जाता था 3:30, ओके, 3:30 में बच जाता था अपना टाइम। और 4 बजे मेरा ट्यूशन रहता था, मेरे को ट्यूशन मैम के पास जाना पड़ता था 4 बजे। मैं 3 बजे आके नहा के फिर खाना खा के मेरा आँख मैं बंद करता था 3:45 से लेके 3, कभी कभार 45 हो जाता था, कभी कभार 3:50 से लेके मैं 4 बजे तक, समझ में ना, 10 से 15 मिनट का जो है मैं सोता था, सीरियसली सोता था मैं 10 से 15 मिनट, मतलब वो नॉर्मल वाला नींद नहीं, एकदम डीप स्लीप में चला जाता था 10 से 15 मिनट, ठीक है। और 4 बजे मैं हमेशा लेट ही जाता था, 4-5 को मैं जाके पहुंचता था, 4-5 को, क्योंकि मेरे घर के सामने ही था उनका घर, तो 4-5 में मैं हमेशा 4-5 में पहुंचता था, बिकॉज 4 बजे मैं उठता था और उठ के ही सीधा
मेरा बैग रेडी रहता था, मॉम रेडी करके रख देती थी और मैं सीधा उठ के सीधा चला जाता ट्यूशन में पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये होता है एक, मतलब मेरा हैबिट जो है मैंने बता दिया आपको। तो बात ये है, ठीक है। तो 3 घंटे का आपका आउटपुट हो चुका। अगर दोपहर में आप 1 घंटा देना चाहते हो दे सकते हो, अगर आप शाम को इवनिंग को 1 घंटा देना चाहते हो तो दे सकते हो आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। रात को जो है पकड़ लो 7 बजे फिर से बैठे हैं, 7 to 11 दे पाओगे? बताओ ना ज़रा, 7 to 11 दे पाओगे? हाँ जी, या फिर 6 to 11 दे पाओगे? हाँ जी बताओ ना, 6 to 11 या फिर 7 to 11 बैठो। कितना घंटा हो रहा है? 6 to 7 1, 7 8 9 10, बताओ कितना घंटा हो रहा है? 1 2 3 4, 4 घंटा इधर पे हो रहा है। और इवनिंग में अगर 4 से लेके 5 बजे आप बैठ जाओ, 4 से लेके 5 बजे बैठ जाओ, 1 घंटा हो रहा है। या फिर कुछ बच्चे होते हैं कि 2 बजे बैठते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 3 बजे बैठते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम निकालो आप उस मोमेंट पे, निकाल के करो, कुछ भी करो। पढ़ना जो है ना, कुछ भी करो आप, समझ में आ रहा है? बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। तो सुबह के 3 घंटा तो आप इसको ऑल्टर कर सकते हो, फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। आप सुबह 3 घंटा दे सकते हो, दोपहर को 1 घंटा दे सकते हो, और रात को जो है, मतलब रात का टाइम जो इवनिंग से स्टार्ट होता है रात तक, उसमें 4 घंटा आप स्ट्रेट पढ़ सकते हो, ठीक है। और ऐसा बात नहीं है बिल्कुल कि 8 घंटा कंप्लीटली पढ़ना है, बीच में आप 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अपना टाइम को डिवाइड करो। और ऐसा नहीं सोचना है कि मैं एक बार बैठ गया तो अभी से लेके, मैंने अभी बैठा, ठीक है, मैं 1 बजे बैठा, अभी 6 बजे ही उठने वाला हूँ, इससे पहले उठ नहीं पाऊँगा मैं। थोड़ा ब्रेक लिया करो, 10 मिनट का ब्रेक लिया करो, दिमाग जो है ना वो कूल डाउन होता है और वो रिटेन करने में ज़्यादा मदद होता है, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक जो है वो इट्स कूल, लेकिन 10 मिनट में जो है ना आप मोबाइल लेके मत बैठ जाना। 10 मिनट का जो है हल्का सा एक वॉक कर लो, ठीक है, हल्का सा वॉक कर लो, मम्मी से बात कर लो 10 मिनट, मम्मी को बोल दो कि मम्मी पता है यार एक लड़का है बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे को, इस प्रकार का बातें कर लो, कुछ भी कर लो, इंटरेस्टिंग बातें कर लो, किसी के बारे में चुगली करना है वो भी कर लो 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मोबाइल को नहीं टच करना है, ठीक है। जब पढ़ने बैठोगे ना भाई, ठीक है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं, फ्लाइट मोड ऑन कर लेना और घर में बता देना सबको मैं फ्लाइट मोड में रखने वाला हूँ, बिकॉज आई एम गोना स्टडी। जो मैं करता हूँ नॉर्मली फ्लाइट मोड में रख देता हूँ फ़ोन, ठीक है, वो करो, अंडरस्टूड। और अगर लेक्चर देख रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो जो नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन ऐप्स वाला नोटिफिकेशन को बंद कर दो, ठीक है। व्हाट्सएप टेलीग्राम का नोटिफिकेशन जो है वो बंद कर दो, सिर्फ यूट्यूब का रहना, और यूट्यूब का नोटिफिकेशन भी बंद कर देना, हर एक ऐप जिसमें नोटिफिकेशन आता है वो बंद कर दो, ठीक है। मेरे चैनल को टाइम टू टाइम जाके देखते रहना क्योंकि लेक्चर आता रहता है, ठीक है, फ्री में लेक्चर्स है तो वो अलग बात है। तो नोटिफिकेशन बंद कर देना, मतलब क्या है कि जब आपको दरकार पड़े, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तब आप यूट्यूब ऑन कर पाओ। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि किसी ने भी कुछ डाल दिया और नोटिफिकेशन आ गया, हर बेनीवाल ने अपना वीडियो डाला है और आप जाके वीडियो देखने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना हर एक ऐप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टेबल मैंने समझा दिया। देखो अब तो बच्चे नहीं हो आप लोग कि मैं आपको बताऊं कि नहीं इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है, 6 से 7 जो है वो ग्रामर करना है, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता। आपको मैं समझा रहा हूँ कि टाइम टेबल बनाना कैसा होता है, ठीक है, टाइम टेबल बनाना कैसा होता है। लेकिन फिर भी एक परफेक्ट टाइम टेबल का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो मैं एक टाइम टेबल का जो एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, उसमें डाउनलोड करो, एक टाइम टेबल रहेगा, उसको देख के आप फॉलो करके बना सकते हो कोई भी अपना टाइम टेबल, ठीक है, कोई भी अपना टाइम टेबल। और जो बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जो बच्चा मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो मेरे एक बात माने, ठीक है, एक बात माने, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुबह उठ के ना 10 मिनट जो है ना वो मेडिटेशन कर लेना है, ठीक है। आपका पूरा दिन जो है ना वो चेंज कर देगा ये मेडिटेशन, सिर्फ 10 मिनट। बंदे बोलते हैं, मेरे को पता है यार, स्वामी गुरु जी सब लोग बोलते हैं, मम्मी जी पापा जी बोलते हैं कि 30 मिनट 1 घंटा करना चाहिए मेडिटेशन। तुम 10 मिनट करो, सिर्फ तुम क्या करो, सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करो हर रोज़। ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को आपसे, 10 मिनट मेडिटेशन करो हर रोज़। या फिर अगर हर रोज़ नहीं हो रहा है तो ऑल्टरनेटिव डे जो है वो मेडिटेशन रखा करो 10 मिनट का, ठीक है। पढ़ाई से पहले आप करो 10 मिनट का मेडिटेशन, आपका पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा, आपका पूरा डे जो है ना उसमें इम्पैक्ट करेगा ये 10 मिनट का मेडिटेशन, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। प्लीज़ मेरे बच्चे जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो ये करना है प्लीज़, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू। तो ये हो जाएगा आपका जो है टाइम टेबल प्लस जो फैक्ट है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। इस प्रकार से अब जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। याद रखना मई से पहले अप्रैल तक जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा, ये सिर्फ याद रखना, दिमाग में रख के आपको चलना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।